मैंने पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि करोड़ों रुपए नकद खर्च करके अपने भाई जैसे दोस्त और कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को टैटू बनवाने ले गया। मेरे दोस्त की बाईं बाह पर नेजा और दाईं बाह पर एरलांग का टैटू बनवाया गया। कॉलेज की सुंदर लड़की के शरीर पर 9 स्वर्गीय रहस्यमयी देवी 9 हेवंस मिस्टीरियस मेडन का टैटू बनवाया गया। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपने सीने पर पांगु द्वारा आकाश और पृथ्वी का सृजन, पीठ पर 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने का दृश्य, बाईं टांग पर डोंगहुआंग ताई और दाईं टांग पर हनुमान समान महान वानर राजा सुन वुकोंग का टैटू बनवाया। इतना ही नहीं, मैंने 300 मिलियन नकद जुटाने के लिए अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी और पहाड़ों के बीच स्थित एक परित्यक्त भूमिगत बंकर भी खरीद लिया। हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था। सब मुझे एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का समझ रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि 20 दिन बाद प्रलय आने वाली है। उस समय पूरी दुनिया के जानवर और पौधे पागलों की तरह विकसित होने लगेंगे। पालतू जानवर खूंखार राक्षस बन जाएंगे। सड़क किनारे उगने वाले पौधे इंसानों को चीरने वाली मशीनों में बदल जाएंगे। मानव जाति एक ही रात में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष से गिरकर सबसे नीचे पहुंच जाएगी और उस समय केवल वही लोग जीवित रह पाएंगे जिनके शरीर पर विशेष टैटू होंगे, क्योंकि वे अपने टैटू से जुड़ी अलौकिक टोटेम शक्तियों को जागृत कर सकेंगे। इस समय लाल चंद्रमा के उदय होने में पूरे 20 दिन बाकी थे। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने निजी वकील को फोन लगाया। वकील झांग, मेरी सारी संपत्ति गिरवी रख दो। मेरे नाम पर जो 10 अरब की हिस्सेदारी, मकान और लग्जरी कारें हैं, सब कुछ अंतरराष्ट्रीय अंडरग्राउंड बैंक के पास गिरवी रख दो। हाँ, सब कुछ। मुझे सिर्फ नकद चाहिए, चाहे 30% कीमत पर ही क्यों न बेचना पड़े। 24 घंटे के भीतर मेरे खाते में 300 मिलियन नकद दिखाई देने चाहिए। फोन रखने के बाद मैंने तुरंत 2 और नंबर मिलाए। आधे घंटे बाद जियांगजोउ शहर की सबसे रहस्यमयी भूमिगत टैटू दुकान गोस्ट एक्स में मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त शू शियाओदाओ और जियांगजोउ विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध ठंडी स्वभाव वाली सुंदर लड़की जियांग शिनई को लेकर पहुंचा। भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी सिर्फ हमें टैटू बनवाने के लिए? जियांग शिनई ने भी भौहें सिकोड़ ली। छिन लिए, तुम आखिर कर क्या रहे हो? अगर झाओ यूचिंग से ब्रेकअप होने के कारण तुम पर असर पड़ा है तो खुद को इस तरह बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैंने दोनों की ओर देखा और पहले से कहीं अधिक गंभीर स्वर में कहा, शिनई, शियाओदाओ, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। अगर तुम अब भी मुझ पर भरोसा करते हो तो आज मेरी बात मान लो। मेरी आंखों में दिखाई दे रही गंभीरता देखकर दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर दांत भींचकर सिर हिला दिया। मैं टैटू मास्टर की ओर मुड़ा और एक बैंक कार्ड मेज पर रख दिया जिसमें 10 लाख रुपए थे। उस्ताद, एक बड़ा काम है। मैंने शू शियाओदाओ की ओर इशारा किया। इसके बाएं हाथ पर नजा और दाएं हाथ पर एरलांग शेन बनाइए। फिर मैंने जियांग शिनई की ओर देखा। इसके पूरे शरीर पर 9 स्वर्गीय रहस्यमयी देवी का टैटू बनाइए। जियांग शिनई चौंक गई। मैंने कब तुम्हें मेरे लिए फैसला लेने की अनुमति दी? मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मुझ पर भरोसा करो। टैटू मास्टर ने बैंक कार्ड उठा लिया। ठीक है। फिर उसने पूछा, और तुम्हारा क्या? मैंने अपनी शर्ट उतार दी और स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरे सीने पर पांगु, पीठ पर 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने का दृश्य, बाईं टांग पर डोंगहुआंग ताई, दाईं टांग पर महान वानर राजा। धड़ाम! मास्टर के हाथ से टैटू मशीन गिर गई। वह मुझे ऐसे देखने लगा जैसे कोई पागल देख लिया हो। लड़के, क्या तुम मरना चाहते हो? पांगु का टैटू ही पहले से निषिद्ध श्रेणी का है और तुम 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने वाला टैटू भी बनवाना चाहते हो? वह कोई साधारण पौराणिक टोटेम नहीं है, वह तो समस्त जीवों के विनाश का प्रतीक माना जाता है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। पैसे बढ़ा देता हूँ, अगर 10 लाख कम है तो और ले लो। मैंने अपने बैग से एक सूची निकाली और उसके सामने रख दी। सैन्य स्तर की उपचार जेल, बायोनिक रिपेयर पैच, आयातित दर्द निवारक दवाएं, संक्रमण रोकने वाली दवाएं, सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। आप बस टैटू बनाइए, मेरी जान की जिम्मेदारी मेरी है। मास्टर कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। करीब आधे मिनट बाद उसने टैटू मशीन उठाई और भारी आवाज में कहा, ठीक है, मैंने पूरी जिंदगी टैटू बनाए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा पागल पहली बार देखा है। यह काम घोस्ट एक्स स्वीकार करता है। 3 दिन बाद जियांगजोउ शहर के बाहरी पहाड़ों में स्थित परित्यक्त भूमिगत अड्डा ब्लैकस्टोन बेस। ऊपरी तौर पर यह शीत युद्ध के समय का एक पुराना बंकर था जिसे बाद में भारी अपराधियों की जेल में बदल दिया गया था, लेकिन मैं जानता था कि इसकी असली पहचान क्या है। यह पुराने युग का एक भूमिगत कमांड सेंटर था। मुख्य संरचना, ऊर्जा कुआं, वेंटिलेशन सिस्टम और जल भंडारण व्यवस्था, सब कुछ अब भी मौजूद था। मैं यहाँ जंगल में घर बनाने नहीं आया था, मैं इसे फिर से सक्रिय करने आया था। पिछले 3 दिनों में मैं केवल एक बार ब्लैकस्टोन बेस गया, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, संरचना की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऊर्जा कुआं और वेंटिलेशन सिस्टम अभी भी काम करने योग्य हैं। बाकी सारे काम मैंने अपने वकीलों और निर्माण टीम को सौंप दिए। एक प्रॉपर्टी एजेंट ने पसीना पोंछते हुए पूछा, सर, क्या आप सच में इस वीरान जगह को खरीदने के लिए 30 मिलियन खर्च कर रहे हैं? मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, सिर्फ खरीद नहीं रहा, मैं इसे बदल भी रहा हूँ। देश की सबसे अच्छी सुरक्षा और निर्माण टीम से संपर्क करो। 10 दिनों के भीतर मैं इसे ऐसी प्रलयकालीन किलेबंदी में बदलना चाहता हूँ जहाँ एक मक्खी भी अंदर न घुस सके। 5 मीटर ऊंची सैन्य मिश्र धातु की दीवारें, विशाल विस्फोट रोधी द्वार, शीर्ष स्तरीय पारिस्थितिक चक्र प्रणाली और भूमिगत ऊर्जा कोर की पूरी मरम्मत। मैंने 100 मिलियन नकद निवेश कर दिए। पैसे की चिंता मत करो, 3 गुना वेतन दो, 24 घंटे काम चलेगा। मेरे
आदेशों के साथ पूरा जियांगजो निर्माण उद्योग हिल गया। उसी समय मैं घोस्ट एक्स टैटू पार्लर के सबसे अंदर वाले कमरे में बैठा था। पीली रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। चारों ओर विचित्र और डरावने टोटेम के नमूने टंगे हुए थे। हवा में कीटाणुनाशक और टैटू की स्याही की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। मास्टर स्वयं मेरे शरीर पर टैटू बना रहा था। 3 शिष्य रंग तैयार करने, रेखाएं खींचने और त्वचा साफ करने में उसकी मदद कर रहे थे। मेरी पीठ पर बने 9 ड्रैगनों में से पहले ड्रैगन की आकृति लगभग पूरी हो चुकी थी। बस उसकी आंखें अभी तक नहीं बनाई गई थी। फिर भी कमरे में एक अजीब दबाव महसूस हो रहा था। शू शियाओदाओ बगल में बैठा था। उसकी बाईं बांह पर बना नजा लगभग पूरा हो चुका था। जियांग शिनई दूसरे कमरे में थी, जहां एक महिला टैटू कलाकार उसके शरीर पर 9 स्वर्गीय रहस्यमयी देवी के अंतिम विवरण बना रही थी। मेरा मोबाइल लगातार बज रहा था। वकील, एजेंट, निर्माण कंपनी और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के संदेश लगातार आ रहे थे। मैं टैटू की सुइयों से हो रहे दर्द को सहते हुए एक के बाद एक आदेश जारी कर रहा था। ब्लैकस्टोन बेस का रूपांतरण तेजी से आगे बढ़ रहा था। मुख्य संरचना, ऊर्जा कुआं, वेंटिलेशन सिस्टम और जल भंडारण व्यवस्था, सब कुछ अब भी मौजूद था। टैटू बनवाने और प्रलय की तैयारी, दोनों काम एक साथ चल रहे थे। इनमें से किसी में भी देरी नहीं हो सकती थी। मैंने यूं ही अपना फोन उठाया, तभी एक न्यूज नोटिफिकेशन सामने आया। चौंकाने वाली खबर, अरबपति परिवार का उत्तराधिकारी छिन लिए अपनी सारी संपत्ति बेचकर पहाड़ों में स्थित एक परित्यक्त जेल खरीदता है। मैंने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोला और सीधे शहर के सबसे ट्रेंडिंग लाइव रूम में प्रवेश कर गया। स्क्रीन पर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई दे रहा था, जियांगजो के सबसे अमीर आदमी का बेटा शिरुई। लाइव प्रसारण में वह शहर के केंद्र में स्थित अपनी आलीशान हवेली में बैठा था। हाथ में रेड वाइन का गिलास लिए जोर जोर से हंस रहा था। हा हा हा, छिनलिए को आखिर हुआ क्या है? कहीं उसे कोई मानसिक झटका तो नहीं लग गया? उसने गिलास उठाकर कहा। अच्छा हुआ मैंने पहले ही पहचान लिया था कि वह पागल है, इसलिए मैंने उससे दूरी बना ली थी। उसके बगल में बैठी जाओ यूचिंग भी हंसते हुए बोली, सुना है वह जियांग शिनई जैसी घमंडी लड़की को भी अपने साथ ले गया और उसके पूरे शरीर पर गैंगस्टर जैसे टैटू बनवा दिए। सच में हंसी आ जाती है। कैमरा हिलने के दौरान जाओ यूचिंग की कमर पर बना एक लाल रंग का टैटू दिखाई दिया। मैंने उस पर एक नजर डाली और मेरी आंखें ठंडी हो गईं। रेड स्पाइडर लिली, हिगनबाना, पार्लो का फूल। पिछले जन्म में जाओ यूचिंग के पास यह टैटू नहीं था। लगता है इस बार शिरुई को खुश करने के लिए उसने काफी मेहनत की थी। शिरुई उत्साह से कैमरे की ओर चिल्लाया, दोस्तों तुम्हें पता है छिन लिए ने सिर्फ उस पहाड़ी बंकर पर पैसा नहीं उड़ाया। सुना है उसने 100 मिलियन से भी ज्यादा खर्च करके अलग अलग सुपरमार्केटों से ढेर सारा चावल और सुअर का मांस खरीद लिया है। लगता है वह उसी बंकर में पूरी जिंदगी बिताने की तैयारी कर रहा है। लाइव चैट तुरंत फट पड़ी। वाह, गरीबी सच में कल्पना को सीमित कर देती है। क्या अमीर लोगों की मानसिक स्थिति इतनी आगे निकल चुकी है? जियांग शिनई तो हमारी देवी है, वह उसके साथ बंकर में रहने चली गई। पक्का छिन लिए के दिमाग में पानी भर गया है। इसे सीधे मानसिक अस्पताल भेज दो। ऑनलाइन हो रही लगातार गालियों और मजाक को देखकर शू शियाओदाओ गुस्से से कांपने लगा। भाई लिए, वह हरामजादा शिरुई इंटरनेट पर लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। चलो बाहर चलते हैं और उससे हिसाब बराबर करते हैं। मैंने टैटू की सुई से त्वचा में उठ रहे दर्द को महसूस करते हुए स्क्रीन पर शिरुई के घमंडी चेहरे को देखा। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। उसे छोड़ दो, जो आज जितना ऊंचा उछल रहा है कल उतना ही जोर से गिरेगा। शियाओदाओ तुम बस सप्लाई ट्रकों पर नजर रखो। हमारे प्रलय किले में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे पुनर्जन्म को पूरे 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों में मैं लगभग इस भूमिगत निजी कमरे से बाहर नहीं निकला। घोस्ट एक्स के मास्टर और उसके 3 शिष्य बारी बारी से काम करते रहे। दिन में रेखाएं बनती, रात में रंग भरे जाते, सुबह होने से पहले अंतिम सुधार किया जाता। गति बढ़ाने के लिए मैंने ब्लैक मार्केट से सैन्य स्तर का उपचार जेल और बायोनिक रिपेयर पैच भी मंगवा लिया था। हर बार जब कोई टोटेम पूरा होता तुरंत उस पर उपचार जेल लगा दिया जाता, वरना इतनी तीव्र प्रक्रिया में मेरी त्वचा कब की जवाब दे चुकी होती। 7वें दिन की रात घोस्ट एक्स के सबसे अंदर वाले कमरे में आखिरकार टैटू मशीन की आवाज बंद हो गई। चारों निषिद्ध टोटेम पूरी तरह तैयार हो चुके थे। सामने की छाती पांगु द्वारा सृष्टि निर्माण, पीठ 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचना, बायां पैर डोंगहुआंग ताइये, दायां पैर महान वानर राजा। घोस्ट एक्स के मास्टर ने दस्ताने उतारे और मेरे शरीर पर बने चित्रों को देखते हुए लंबी सांस छोड़ी। हो गया युवा मास्टर छिन। मैंने जिंदगी भर टैटू बनाए हैं लेकिन इतना बड़ा काम कभी नहीं किया। पांगु 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचना, डोंगहुआंग ताइये और महान वानर राजा। कम से कम जियांगजो के पूरे टैटू जगत में कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसका काम मुझसे बेहतर है। मैं धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। आईने में चारों निषिद्ध टोटेम मेरे सीने, पीठ और पैरों पर फैले हुए थे। हर रेखा प्राचीन, भारी और शक्ति से भरपूर दिखाई दे रही थी। विशेष रूप से पीठ पर बना 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने वाला टैटू। 9 काले ड्रैगन दोनों ओर से ऊपर उठ रहे थे। उनकी शल्कें परत दर परत चमक रही थी। 9 पूंछें पीठ के बीच में मिलकर एक प्राचीन काले ताबूत को खींच रही थी। उस ताबूत पर तारों जैसी जंजीरें लिपटी हुई थी। हालांकि वह सिर्फ एक टैटू था, लेकिन उसे देखते ही किसी के मन में भारी दबाव महसूस होता था। शू शियाओदाओ मेरे चारों ओर घूमते हुए अनायास निकल गया। भाई मैं मैंने धीरे से हाथ उठाया। इसके बाद मैंने एक ऐसी बात बताई जिसे मैं अब तक छिपाए हुए था। यह आध्यात्मिक भंडारण स्थान है और इसका संबंध मेरे शरीर
में आए कुछ विशेष परिवर्तनों से है। पुनर्जन्म के बारे में मैंने अभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताई, इसलिए नहीं कि मुझे उन पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि अभी बहुत कुछ जानना उनके लिए मानसिक बोझ बन जाता। मैंने आगे कहा, तुम्हें बस इतना जानना है कि यह स्थान असीमित मात्रा में सामान संग्रहित कर सकता है। इसके भीतर समय लगभग स्थिर रहता है, खाना खराब नहीं होता, दवाइयाँ बेअसर नहीं होती, डीजल, हथियार, सोना सब कुछ लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। शू शियाओदाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। तो इसलिए तुमने इतना सामान जमा किया? उसे गोदाम में रखने के लिए नहीं, बल्कि अपने साथ ले जाने के लिए। सही कहा भाई लिए, आखिर तुम हमसे क्या छिपा रहे हो? मैंने गहरी सांस ली। कल रात लाल चंद्रमा उदय होगा। लाल चंद्रमा? हाँ, कल रात 12 बजे चांद खून जैसा लाल हो जाएगा। उसके तुरंत बाद धरती की गहराइयों से काली धुंध निकलेगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी। सभी जानवर और पौधे पागलों की तरह विकसित होंगे। बिल्लियां और कुत्ते इंसानों को खाने वाले राक्षस बन जाएंगे। पेड़ पौधे जीवित लोगों को निगलना शुरू कर देंगे। कुछ ही घंटों में शहरों की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और मानव सभ्यता सिर्फ एक रात में ढह जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। शू शियाओदाओ के होंठ कांप उठे। इस बार उसने मजाक नहीं किया, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने अपनी आंखों से हजारों टन सामान को हवा में गायब होते देखा था। उसकी सामान्य समझ पहले ही टूट चुकी थी। जियांग शिनई भी चुप थी, वह बस मुझे घूर रही थी। सबूत? मैंने शांत स्वर में कहा, जो तुमने अभी देखा वही पहला सबूत है, और दूसरा सबूत तुम्हारे शरीर पर बने टैटू है। जियांग शिनई ने अनायास अपने टैटू की ओर देखा। मैंने आगे कहा, लाल चंद्रमा की ऊर्जा मानव शरीर पर बने टैटू को सक्रिय कर देगी। वे वास्तविक टोटेम रूप धारण कर लेंगे। साधारण टैटू केवल शारीरिक शक्ति बढ़ाएंगे। भयानक पशु आकृतियां पशु रूपांतरण की क्षमता देंगी, और पौराणिक टोटेम वास्तविक दिव्य अवतार प्रदान करेंगे। जितना प्राचीन और पूर्ण टोटेम होगा, उतनी अधिक शक्ति मिलेगी। अगर तुम लाल चंद्रमा के जागरण को सहन कर पाओ, तो अधिकांश जागृत लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाओगे। फिर मैंने जियांग शिनई की ओर देखा। शिनई, तुम्हारा 9 स्वर्गीय रहस्यमयी देवी टोटेम आक्रमण, रक्षा, शुद्धिकरण और युद्ध नेतृत्व चारों क्षमताएं देता है। प्रलय में विष, प्रदूषण और मानसिक आक्रमण करने वाले राक्षस लगातार बढ़ेंगे। तुम्हारा टोटेम बेहद महत्वपूर्ण होगा। जियांग शिनई ने धीरे से पूछा, तो अपनी सारी संपत्ति बेचना, ब्लैक स्टोन बेस खरीदना, सामान जमा करना, हमें टैटू बनवाना, यह सब अचानक लिया गया फैसला नहीं था। तुम पहले से जानते थे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ, उसके चेहरे पर मौजूद अविश्वास धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी जगह चिंता ने ले ली। उधर शू शियाओदाओ का चेहरा अचानक बदल गया। रुको भाई लिए, मेरे माता पिता का क्या होगा? वे अभी भी शहर के दक्षिण हिस्से में अपनी ऑटो रिपेयर की दुकान पर हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, मैंने पहले ही लोगों को उन्हें लेने भेज दिया है। क्या? उसी समय सप्लाई काफिले से भेजा गया एक रियल टाइम वीडियो मेरे फोन पर आ पहुंचा। एक काली बुलेट प्रूफ बिजनेस वैन शहर के दक्षिणी हिस्से की पुरानी गली के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला और काले लड़ाकू कपड़े पहने 2 बॉडीगार्ड एक मध्यम आयु के दंपति को सुरक्षा देते हुए गाड़ी में बैठाने लगे। आदमी की लंबाई अधिक नहीं थी, उसकी त्वचा धूप से काली पड़ चुकी थी और उसके हाथों पर वर्षों तक गाड़ियों की मरम्मत करने से बने तेल और ग्रीस के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। स्क्रीन पर यह दृश्य देखते ही शू शियाओदाओ की आंखें लाल हो गईं। भाई लिए, मैंने शांत स्वर में कहा, ब्लैक स्टोन बेस को मरम्मत और लॉजिस्टिक कर्मचारियों की जरूरत है। इसी बहाने मैंने पहले ही चाचा और चाची से संपर्क कर लिया था। उन्हें प्रलय के बारे में कुछ नहीं पता। वे सिर्फ यही सोचते हैं कि मैंने उन्हें कुछ दिनों के लिए बेस में काम करने का निमंत्रण दिया है। काफिला 20 मिनट में पहुंच जाएगा। शू शियाओदाओ के होंठ हिले, लेकिन काफी देर तक वह कुछ बोल नहीं पाया। पिछले जन्म में लाल चंद्रमा के उतरने के बाद वह अपनी जान जोखिम में डालकर शहर के दक्षिणी हिस्से में अपने माता पिता को बचाने गया था, लेकिन तब तक पूरी पुरानी बस्ती उत्परिवर्तित चूहों के झुंड से भर चुकी थी। आखिर में उसे केवल अपने पिता की टूटी हुई घड़ी मिली थी, और उसकी माँ, वह कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद शू शियाओदाओ मानो पागल हो गया था। वह दिन रात राक्षसों का शिकार करता रहा। अंत में वह एक दानव घोंसले में मर गया। इस बार मैं उन्हें वैसी त्रासदी कभी नहीं झेलने दूंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, इस बार चाचा और चाची की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। शू शियाओदाओ ने सिर झुका लिया। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। काफी देर बाद उसने लाल आंखों से मेरी ओर देखा। भाई लिए, धन्यवाद। मैं हल्का सा मुस्कुराया। जियांग शिनई चुपचाप यह सब देख रही थी। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, तो मेरे पिता का क्या? प्रोफेसर जियांग? मैंने सिर हिलाया। वह सुरक्षित है। तुम जानती हो, तुम्हारे पिता जियांग चेंगयुआन लोंग देश के ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक हैं। आधा महीना पहले ही सेना उन्हें क्योटो के भूमिगत बेस में ले गई थी। वह एक सर्वोच्च स्तर की ऊर्जा कोर परियोजना पर काम कर रहे हैं। वह स्थान वर्तमान में देश के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है। और तुम्हारी माँ, मैं एक क्षण के लिए रुक गया। जियांग शिनई की माँ का कई वर्ष पहले बीमारी से निधन हो चुका था। यह उसके दिल का सबसे गहरा घाव था। उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा, बस धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई। मैंने दोनों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब से ब्लैक स्टोन बेस पूरी तरह बंद रहेगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। शू शियाओदाओ ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। जियांग शिनई ने भी धीरे से अपने पीछे की कुर्सी पकड़ ली। मैंने सिर उठाकर बेस के बाहर फैले अंधेरे आकाश की ओर देखा। सब कुछ तैयार था, अब केवल अंतिम क्षण का इंतजार था। अगली सुबह ब्लैक स्टोन बेस का भूमिगत आवासीय क्षेत्र। शू शियाओदाओ के माता पिता को सबसे सुरक्षित रहने वाले मॉड्यूल में बसाया जा चुका था। शू
शू जियानगुओ कभी सेना में रह चुका था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन बेस की सुरक्षा व्यवस्था देखकर वह समझ गया था कि कुछ असाधारण अवश्य है। उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, बस शू शियाओदाओ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, छिन लिए के साथ रहना और अपना काम ठीक से करना। उधर ली गुइलान सुबह से ही रसोई में व्यस्त थी। उन्होंने हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़ों का बड़ा बर्तन तैयार कर दिया। शू शियाओदाओ खाते खाते भावुक हो उठा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। प्रलय आने से पहले एक गर्म घरेलू भोजन कई लोगों के लिए यह जीवन की आखिरी इच्छा बनने वाला था। आसी पिछली रात में अंतिम खेप की सारी सामग्री अपने भंडारण स्थान में रख चुका था। ब्लैकस्टोन बेस का अंतिम भारी मिश्र धातु द्वार भी भोर में पूरी तरह बंद कर दिया गया। पूरा भूमिगत किला रोशनी से जगमगा रहा था। वर्षों से निष्क्रिय पड़ा ऊर्जा कोर अब पूरी क्षमता से काम कर रहा था। निगरानी स्क्रीन पर बाहर की दुनिया का 360 डिग्री दृश्य दिखाई दे रहा था। शू शियाओदाओ पकौड़ों का कटोरा लेकर मॉनिटर के सामने बैठा था। जियांग शिनई विशाल स्क्रीन के सामने खड़ी होकर बाहरी सुरक्षा प्रणाली की जांच कर रही थी। उसके शरीर पर बना 9 स्वर्गीय रहस्यमयी देवी का टैटू पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसके ठंडे स्वभाव में अब एक तीक्ष्ण और अदृश्य गरिमा जुड़ गई थी। उसी समय मेरे फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया। शिरुई फिर से लाइव आ गया है। मैंने स्क्रीन खोली। वह अभी भी शहर के केंद्र में अपनी आलीशान हवेली में एक भव्य पार्टी आयोजित कर रहा था। क्रिस्टल झूमर, शैंपेन के टॉवर, तेज संगीत, सुंदर महिलाएं, अमीर घरानों के युवा, पूरा लाइव रूम विलासिता से भरा हुआ था। मैंने समय देखा। लाल चंद्रमा के उतरने में अब 1 घंटे से भी कम समय बचा था। शू रुई ने झाओ यूचिंग को अपनी बाहों में लेकर कैमरे के सामने खुलकर मजाक उड़ाया। दोस्तों, देखा आपने किन लिए वह पागल आदमी अब तक शायद किसी पहाड़ी बंकर में छिप चुका होगा। उसने चावल खरीदे, सुअर का मांस जमा किया और जियांग छिंग को भी टैटू बनवाने के लिए साथ ले गया। क्या उसे सच में लगता है कि दुनिया का अंत आने वाला है? झाओ यूचिंग उसके सीने से लगी हुई थी और हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। यंग मास्टर शू, सच कहूं तो मैं भी देखना चाहती हूं कि किन लिए कल क्या तमाशा करता है। शू रुई ने हाथ में पकड़ा रेड वाइन का गिलास हिलाया और भी जोर से हंसा। अगर आज रात कुछ नहीं हुआ तो कल मैं खुद लोगों को लेकर उस पहाड़ी बंकर को तोड़ने जाऊंगा और किनलिए को सीधे पागल खाने भिजवा दूंगा। लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में ताने, मजाक और शोर शराबा एक बड़े जश्न में बदल चुके थे, लेकिन ब्लैकस्टोन बेस के अंदर सिर्फ ऊर्जा कोर की धीमी गड़गड़ाहट गूंज रही थी। मैंने अपनी कलाई उठाकर समय देखा। 23:59 रक्त चंद्रमा के उतरने में अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे। बाहर की दुनिया अब भी जश्न मना रही थी, जबकि ब्लैकस्टोन बेस के भीतर केवल ऊर्जा कोर की गहरी गूंज सुनाई दे रही थी। 10 सेकंड बाद मैंने अपना चाकू और कांटा नीचे रख दिया। काउंटडाउन 0 पर पहुंच गया। भू मानो किसी प्राचीन युग की गहराइयों से निकली भयावह गर्जना के साथ पूरी पृथ्वी जोर से कांप उठी। लाइव स्ट्रीम में अभी जो शू रुई जोर जोर से हंस रहा था, उसकी आवाज अचानक रुक गई, क्योंकि उसकी हवेली की बड़ी कांच की खिड़की के बाहर आसमान में चमकता हुआ चांद उसी पल रक्तिम हो गया था। वह ऐसा लग रहा था मानो खून से भरी एक विशाल आंख धरती को घूर रही हो। अगले ही क्षण इतनी घनी काली धुंध जमीन के भीतर से फूट निकली कि उसने पूरे जियांगजो शहर को ढक लिया। धत्तेरे की ये क्या चीज है? चांद सच में लाल हो गया। लाइव स्ट्रीम में शू रुई डर से चिल्ला उठा। उसे यह तक पता नहीं चला कि उसके हाथ का वाइन ग्लास जमीन पर गिरकर टूट चुका था। भू भू गुर्रर! अचानक कैमरे में झाओ यूचिंग की गोद में बैठा वह शुद्ध नस्ल का टॉय पूडल एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ मारने लगा। लाखों दर्शकों की आंखों के सामने उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसके पूरे शरीर पर काले अस्थि कांटे उगाए। उसकी आंखें रक्तिम हो गईं। मुंह में उस्तरे जैसी तेज दांतों की कतारें निकल आईं। अगले ही पल वह राक्षसी पूडल झाओ यूचिंग पर झपटा। उसके नुकीले पंजों ने उसके कंधे को चीर दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। कैमरा बुरी तरह हिल गया। चीखों ने पूरे लाइव स्ट्रीम को भर दिया। शू रुई, मुझे बचाओ! झाओ यूचिंग का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह कांपते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन शू रुई तो पहले ही डर के मारे अपनी सुध बुद्ध खो चुका था। दूर रहो, मेरे पास मत आना! वह घबराकर पीछे हट गया, यहाँ तक कि उसने झाओ यूचिंग के बढ़े हुए हाथ को भी लात मारकर दूर कर दिया और रेंगते हुए दूसरी मंजिल की ओर भाग गया। झाओ यूचिंग जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में निराशा भर गई, लेकिन उसी निराशा की जगह जल्द ही गहरा क्रोध और घृणा लेने लगी। उसी समय जब वह राक्षसी कुत्ता उस पर झपटने वाला था, उसकी कमर पर बना लाल लिकोरिस हिगनबाना फूल का टैटू अचानक रक्तिम चमक से जगमगा उठा। लाल फूलों की काल्पनिक पंखुड़ियां उसके शरीर के नीचे से धीरे धीरे फैलने लगी। हवा में एक ठंडी और मीठी सुगंध भर गई। राक्षसी पूडल अचानक रुक गया, मानो उसने किसी अत्यंत खतरनाक अस्तित्व की गंध महसूस कर ली हो। उसकी रक्तिम आंखों में भय की झलक दिखाई देने लगी। झाओ यूचिंग ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी पुतलियों की गहराई में रक्त रंजित फूलों का एक विशाल समुद्र खिलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब और भयावह ठंडक थी। आखिर तुमने भी मुझे छोड़ दिया। शू रुई, जो सीढ़ियों तक पहुंच चुका था, यह सुनते ही कांप उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। झाओ यूचिंग के नीचे एक एक करके असंख्य हिग्नबाना फूल खिल रहे थे। उनकी पंखुड़ियां जीवित प्राणियों की तरह हिल रही थीं। वे धीरे धीरे उस राक्षसी पूडल के चारों पैरों को जकड़ने लगी। कुछ ही क्षण पहले जो राक्षस बेहद हिंसक था, अब किसी दुःस्वप्न में फंसा हुआ कांप रहा था। झाओ यूचिंग दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके कंधे का घाव लाल फूलों के पैटर्न से ढक गया था। उसके पीले चेहरे
चेहरे पर एक रहस्यमयी रक्तिम मुस्कान उभर आई। लाइव स्ट्रीम पूरी तरह फट पड़ा। हे भगवान, वह जागृत हो गई। उसके शरीर पर फूल खिल रहे हैं। ये कैसी शक्ति है? बहुत डरावना है। अगले ही पल स्क्रीन काली हो गई। लाइव स्ट्रीम समाप्त हो गया। मैंने अपने फोन की काली स्क्रीन को देखा और होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। पीले झरने की हिगन बना। फूल खिलते हैं तो वापसी का रास्ता नहीं बचता। झाओ यूसिंग ने अपने लिए सचमुच एक उपयुक्त नियम चुन लिया था। अराजकता फैल चुकी है। शू शियाओदाओ मॉनिटर पर शहर की तस्वीरें देखकर कांपती आवाज में बोला, बाहर मत देखो, अपने मन को स्थिर रखो। मैंने अचानक मुड़कर कठोर स्वर में कहा, क्योंकि इस समय सैकड़ों मीटर मोटी धरती को भेद कर आने वाली रक्त चंद्रमा की ऊर्जा हम पर उतर चुकी थी। शू शियाओदाओ और जियांग शिनई दोनों एक साथ दर्द से कराह उठे। रक्त चंद्रमा की ऊर्जा उबलते लावे की तरह उनके शरीरों में घुस रही थी। शू शियाओदाओ की बाईं भुजा पर बना नेजा का टैटू अग्नि स्तंभ की तरह फूट पड़ा। दाहिनी भुजा पर बने एरलांग शेन की तीसरी आंख मानो सचमुच खुल गई और उससे सुनहरी रोशनी फूटने लगी। जियांग शिनई की पीठ पर बना 9 स्वर्गों की रहस्यमयी देवी का टोटेम असंख्य दिव्य प्रकाश में बदल गया। उसका पूरा शरीर हवा में उठ गया। उसका पहले से शांत स्वभाव अब दिव्य और अछूत लग रहा था। वे दोनों जाग चुके थे और मैं जिस रक्त चंद्रमा की ऊर्जा को सहन कर रहा था वह उनसे 10 गुना 100 गुना अधिक थी। धड़ाम! मैंने अपने ऊपर की जैकेट फाड़ डाली। मेरी छाती पर बना पानगु का टैटू गहरे सुनहरे प्रकाश से फट पड़ा। एक प्राचीन, विराट और सर्वनाशकारी शक्ति मेरे शरीर से विस्फोट की तरह बाहर निकली। उसी समय मेरी पीठ में ऐसा दर्द उठा मानो शरीर फट रहा हो। फिर 9 गहरी ड्रैगन गर्जनाएं एक साथ बंकर की गहराइयों में गूंज उठी। मेरी पीठ पर बना 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने वाला टैटू रक्त चंद्रमा की ऊर्जा से पूरी तरह जाग चुका था। 9 विशाल काले ड्रैगनों की परछाइयां मेरी पीठ के पीछे प्रकट हुईं। उनके शरीर पर्वतों जैसे विशाल थे। काली शल्कें ठंडी चमक रही थी। उनकी रक्तिम आंखें एक साथ खुल गईं। वे एक प्राचीन काले ताबूत को खींच रहे थे जो मेरे पीछे हवा में तैर रहा था। उस काले ताबूत पर रक्तिम जंजीरें एक एक करके तनने लगी। अचानक एक ऐसी निषिद्ध और भयावह दबाव की लहर फैली जिसका वर्णन करना असंभव था। वह पूरे भूमिगत शीत गृह में फैल गई। शू शियाओदाओ का चेहरा पीला पड़ गया और वह कई कदम पीछे हट गया। जियांग शिनई की पीठ के पीछे मौजूद 9 स्वर्गीय रहस्यमयी देवी का दिव्य प्रतीक हल्का सा कांप उठा मानो उसने सहज रूप से किसी बड़े खतरे को महसूस कर लिया हो। मेरे बाएं पैर पर बना पूर्व सम्राट ताई का टोटेम सूर्य जैसी दिव्य अग्नि से जल उठा मानो 8 दिशाओं को भस्म कर सकता हो। मेरे दाएं पैर पर महान संत की छाया प्रकट हुई और आकाश छूती युद्ध ऊर्जा फूट पड़ी। युद्ध ही जीवन है और सभी विधियां उसके सामने फीकी हैं। चारों सर्वोच्च शक्तियां एक ही समय पर जाग उठी, लेकिन जल्द ही मैंने उन्हें बलपूर्वक शांत कर दिया। चारों निषिद्ध शक्तियां अत्यंत प्रबल थीं। मौजूदा समय में मैं उन्हें बिना भारी कीमत चुकाए एक साथ पूरी तरह सक्रिय नहीं कर सकता था। पानगु शुद्ध शक्ति का स्वामी, 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचना, दमन और सील करने की शक्ति, पूर्व सम्राट अग्नि और विनाश की शक्ति, महान संत युद्ध शरीर और युद्ध कौशल का स्वामी। हर बार इनमें से केवल एक शक्ति का उपयोग किया जा सकता था। उसी समय बंकर के बाहर लगी टाइटेनियम मिश्र धातु की विशाल दीवार पर जोरदार टक्करों की आवाज गूंजने लगी। निगरानी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था कि पहाड़ों के भीतर के उत्परिवर्तित जंगली सुअर और भेड़िए जीवित मनुष्यों की गंध पाकर पागलों की तरह दरवाजे से टकरा रहे थे। भाई ली, पहाड़ों के जानवर भी बदल गए हैं। शू शियाओदाओ ने एरलांग शेन के दिव्य प्रतीक से बनी 3 धारी 2 मुही तलवार को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। मैंने अपनी गर्दन घुमाई। मेरी हड्डियों से गरज जैसी आवाज निकली। चलो बाहर चलकर थोड़ा शरीर गर्म करते हैं, देखते हैं कि ये तथाकथित प्रलयकालीन दैत्य हमारे लिए नाश्ते के लायक भी हैं या नहीं। बंकर के बाहर काली धुंध फैली हुई थी। दर्जनों उत्परिवर्तित जानवर टाइटेनियम दीवार से टकरा रहे थे। उनका नेता एक 3 मीटर से भी बड़ा जंगली सुअर था जिसके पूरे शरीर पर काली शल्कें उगी हुई थीं। हर टक्कर के साथ जमीन कांप उठती थी। बंकर का साइड गेट धीरे धीरे खुला। मैं नंगे ऊपरी शरीर के साथ शू शियाओदाओ और जियांग शिनई को लेकर बाहर निकला। ताजे रक्त और मांस की गंध पाकर पूरा पशु झुंड एक साथ रुक गया। सभी की रक्तिम आंखें हमारी ओर मुड़ गईं। सुअर राजा ने एक भयानक गर्जना की और भारी टैंक की तरह मेरी ओर दौड़ पड़ा। भाई ली, सावधान, यह प्रथम स्तर का शिखर दैत्य राजा है। शू शियाओदाओ आगे बढ़ने ही वाला था। पीछे हटो, मैंने ठंडे स्वर में कहा। मैं वहीं खड़ा रहा, न भागा न बचा। जब उसके भाले जैसे दांत मेरे सीने को भेदने ही वाले थे, मैंने हाथ उठाया। कोई अतिरिक्त हरकत नहीं, सिर्फ दाहिना हाथ। 5 उंगलियां मुट्ठी में बदली। पानगु की शक्ति, मैंने मन ही मन कहा। मेरी छाती पर बना पानगु का टोटेम गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। एक धुंधली प्राचीन दानवाकार आकृति मेरी मुट्ठी पर एकत्रित हो गई। फिर मैंने मुक्का चलाया। धड़ाम! हवा भयानक दबाव से सिकुड़ गई। तेज ध्वनि विस्फोट गूंज उठा। मेरी मुट्ठी सीधे सुअर राजा की खोपड़ी पर लगी। एक भारी धमाके के साथ विनाशकारी शक्ति उसकी खोपड़ी को भेदती हुई भीतर घुस गई। उसके शरीर की सारी जीवन शक्ति उसी क्षण चकनाचूर हो गई। कई टन वजनी वह सुअर राजा चीख भी नहीं पाया। उसका विशाल शरीर गीले कपड़े की तरह मेरे पैरों के पास ढह गया। एक मुक्का, प्रथम स्तर के शिखर दैत्य राजा का तत्काल अंत। अगले ही क्षण मेरी पीठ के पीछे 9 गहरी ड्रैगन गर्जनाएं सुनाई दी। 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने की छाया फिर प्रकट हुई। 9 काले ड्रैगनों ने अपनी
सितारों जैसी चमकती आंखें खोली। वे उस प्राचीन काले ताबूत को घसीट रहे थे। मैंने धीमे स्वर में कहा, 9 ड्रैगनों का दमन। गड़गड़गड़ काले ताबूत की छाया हल्के से कांपी। अथाह गहराई से आती हुई स्थिरता की एक भयानक शक्ति पूरे जंगल पर छा गई। निम्न स्तर के उत्परिवर्तित जीवों के पास विरोध करने की भी शक्ति नहीं बची। वे सीधे जमीन पर दब गए। उनकी हड्डियां टूटने की आवाजें चारों ओर गूंज उठी। केवल 10 सेकंड के भीतर दर्जनों उत्परिवर्तित दैत्य पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। शू शियाओदाओ स्तब्ध रह गया। भाई ली, ये तो हद से ज्यादा ताकत है। जियांग शिनई की ठंडी आंखों में भी आश्चर्य की झलक दिखाई दी। मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैं सीधे सुअर राजा के शव के पास गया। उसकी खोपड़ी काटी। अंदर से अंगूठे के आकार का एक लाल चमकता क्रिस्टल निकला। वह मेरी हथेली में आ गिरा। क्रिस्टल कोर, प्रलय काल का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। प्रलय के बाद की पहली कमाई मिल गई। मैंने क्रिस्टल को अपने आयामी भंडारण में रख दिया। जैसे ही वह अंदर गया, पूरा भंडारण स्थान हल्का सा कांप उठा। हालांकि विस्तार बहुत छोटा था, लेकिन वह वास्तव में बड़ा हो गया था। पिछले जीवन में मानवता ने जल्दी ही पता लगा लिया था कि क्रिस्टल कोर न केवल जागृत लोगों की शक्ति बढ़ाते हैं, बल्कि विशेष आयामी स्थानों, टोटेमों और हथियारों को भी उन्नत कर सकते हैं। प्रलय के अंतिम चरण में उन्होंने सोने और मुद्रा दोनों की जगह ले ली थी। वे दुनिया की एकमात्र सार्वभौमिक मुद्रा बन गए थे। मैंने शू शियाओदाओ की ओर देखा। इन सभी दैत्यों के क्रिस्टल निकाल लो और मांस भी बर्बाद मत करना। विकास के बाद यह लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है भाई ली। शू शियाओदाओ तुरंत उत्साहित हो गया। उसी समय दूर पहाड़ी रास्ते से भागते हुए लोगों की आवाजें सुनाई दी। बचाओ, कोई बचाओ। हमने देखा कि एक दर्जन से अधिक अस्त व्यस्त आदमी गिरते पड़ते बंकर की ओर भाग रहे थे। उनके पीछे चीते जैसे आकार वाले कई रक्त पंजा मैंटिस दैत्य लगे हुए थे। मैंने आंखें सिकोड़कर आगे वाले व्यक्ति को पहचाना। लियू पांगजी। वह वही ठेकेदार था जिसने कभी ब्लैकस्टोन बेस के बाहरी निर्माण का काम किया था। पिछले जीवन में जब मैं कठिनाई में था, तब इसी समूह ने मुझे और भी नीचे धकेला था। बॉस किन, यंग मास्टर किन, हमें बचा लीजिए, हमें अंदर आने दीजिए। हम सब जियांगजो के ही लोग हैं। आप हमें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं वहीं खड़ा रहा, ठंडी निगाहों से उसे देखता रहा। मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरी आंखों में ठंडी चमक उभरी। पिछले जीवन में जब तुम लोगों ने मुझे गिरते हुए और धक्का दिया था, तब तुम्हें याद नहीं आया था कि हम सब एक ही शहर के हैं? लियू पांगजी स्तब्ध रह गया। उसे मेरी बात समझ नहीं आई, लेकिन मेरी आंखें समझ आ गईं। वे किसी रक्षक की आंखें नहीं थीं। वे मृतकों को देखने वाली आंखें थीं। मैंने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। मेरा बंकर कचरा स्वीकार नहीं करता, यह कहकर मैंने उंगलियां चटकाई। तुरंत बाहरी टाइटेनियम सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। सबसे आगे दौड़ रहे रक्त पंजा मैंटिस दैत्य लाखों वोल्ट के उच्च वोल्टेज से उछलकर दूर जा गिरे। लियू पांगजी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। यंग मास्टर किन, मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई। मैंने उसकी ओर दोबारा देखा तक नहीं। मैं निर्दोष लोगों को जानबूझकर नहीं मारता, लेकिन शत्रुओं को नहीं बचाता और दुष्टों को अवश्य समाप्त करता हूँ। मैं मुड़कर बंकर के अंदर लौट गया। भारी टाइटेनियम दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। बाहर की चीखें और गुहारें जल्द ही काली धुंध में खो गईं। रक्त चंद्रमा के आगमन का तीसरा दिन। बाहरी दुनिया पूरी तरह से विनाश और अराजकता में डूब चुकी थी। प्रलय की आग में झुलसती दुनिया, शहर के केंद्र में हर जगह टूटी फूटी गाड़ियां और खंडहर फैले हुए थे। उत्परिवर्तित आवारा बिल्लियां और कुत्ते बैलों और बाघों जितने विशाल हो चुके थे और झुंड बनाकर सड़कों पर बचे हुए लोगों का शिकार कर रहे थे। लेकिन इसी समय ब्लैकस्टोन बंकर के अंदर घी वाले हॉटपॉट की खुशबू फैली हुई थी। शू शियाओदाओ मुंह भर भर कर खा रहा था। भाई ली, अगर यह प्रलय हर दिन ऐसा ही रहे तो मुझे लगता है मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। जियांग शिनई ने उसे एक नजर देखा। बाहर जाकर एक बार कोशिश करके देखो। शू शियाओदाओ तुरंत चुप हो गया। मैंने ठंडी बियर का एक घूंट लिया और सोफे पर टिक गया। उसी समय तेज चेतावनी अलार्म बज उठा। बीप बीप बीप। चेतावनी। बाहरी रक्षा रेखा के पास बड़ी संख्या में ऊष्मा स्रोत पाए गए हैं। मैंने सहजता से विशाल निगरानी स्क्रीन चालू की। बंकर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी सड़क पर काली भीड़ का एक विशाल समूह हमारी ओर बढ़ रहा था। कम से कम 500 से 600 लोग थे। उनके हाथों में तलवारें, लोहे की पाइपें और यहाँ तक कि कई लोगों के पास स्वचालित राइफलें भी थीं। सबसे आगे एक नंगा बदन, भारी शरीर वाला गंजा आदमी चल रहा था। उसके शरीर पर एक जीवंत रक्ते मजगर का टैटू लिपटा हुआ था। वह था किंग लोंग गैंग का सरगना लोंग वू। पिछले जीवन में यही लोंग वू अपने एस ग्रेड रक्त अजगर टोटेम के बल पर प्रलय के शुरुआती दिनों में अत्याचार करता फिरता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसका निशाना मैं बनूंगा। निगरानी स्क्रीन पर लोंग वू अपनी बड़ी तलवार कंधे पर रखे हुए बंकर की ओर चिल्लाया, अंदर छिपे कायर, सुन रहा है ना? मुझे पता है कि तूने कई पीढ़ियों का राशन जमा कर रखा है। अभी दरवाजा खोल और सारा सामान और औरतें हमारे हवाले कर दे। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो तेरी जान छोड़ दूंगा, वरना आज तेरे इस कछुए के खोल को उड़ा दूंगा। मैं मुस्कुराया। इन हरामियों की हिम्मत तो देखो, जियांग शिनई पर भी नजर डाल रहे हैं। मैंने आराम से कहा, जल्दी मत करो, रक्षा प्रणाली पर करोड़ों खर्च किए हैं, कम से कम उसकी आवाज तो सुनने दो। बाहर लोंग वू काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वह गुस्से से उबल पड़ा। चेहरा दिखाने का मौका दिया था। तोप चलाओ, इस दरवाजे को उड़ा दो। 3 रॉकेट हवा चीरते हुए आगे बढ़े। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। भीषण विस्फोटों ने रात का आसमान हिला दिया। किंग लोंग गैंग के सदस्य खुशी से चिल्लाने लगे, उड़ गया होगा। कौन सा प्रलय बंकर? हमारे बॉस के सामने तो यह टिन का डिब्बा है। लेकिन जब धुआं छंटा, सभी के
चेहरे जम गए। विशाल धूसर टाइटेनियम मिश्र धातु का दरवाजा अब भी अडिग खड़ा था। उस पर एक भी स्पष्ट निशान नहीं पड़ा था। लॉन्गवू का चेहरा काला पड़ गया। फिर से हमला करो। उसी समय दीवार के ऊपर लगे धातु कवच दोनों ओर खिसकने लगे। क्लिक क्लिक क्लिक। 12 भारी 6 नली वाली गैटलिंग मशीनगनें धीरे धीरे बाहर निकली। उनकी काली बंदूकें नीचे खड़ी भीड़ पर टिक गईं। निगरानी कक्ष में बैठा मैं हाथ में गिलास लिए शांत स्वर में बोला, पहली चेतावनी। बाहरी लाउडस्पीकर गूंज उठा। यह ब्लैकस्टोन बेस की निजी संपत्ति है, तुरंत यहाँ से चले जाएं, अन्यथा परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। लॉन्गवू जोर से हंसा। निजी संपत्ति? अब नियम मैं हूँ। सब लोग हमला करो। मैंने गिलास नीचे रखा। फायर। अगले ही पल 12 गैटलिंग मशीन गनों ने एक साथ आग उगल दी। बड़े कैलिबर की कवच भेदी गोलियां धातु के तूफान में बदल गईं। पूरी पहाड़ी सड़क गोलियों और आग की रोशनी से चमक उठी। किंगलोंग गैंग के सदस्य झुंड के झुंड गिरने लगे। सिर्फ 30 सेकंड के भीतर 200 से अधिक गुंडे लड़ने लायक नहीं बचे। बाकी लोग डर के मारे पीछे भागने लगे। मैं निगरानी कक्ष में बैठा सब देख रहा था। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ लोग बचाए जाने के योग्य नहीं होते। मैंने फायरिंग रोकने का आदेश दिया। बाहर 500-600 लोगों की भीड़ अब आधी से भी कम बची थी। लॉन्गवू पागलों की तरह चिल्लाया, अगर आज अंदर वाले को नहीं मार पाया तो इंसान कहलाने लायक नहीं हूँ। उसके कुछ अधीनस्थ जिनके पास पेंगोलिन टोटेम थे तुरंत जमीन में सुरंग खोदने लगे। मैंने स्क्रीन को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मौत को दावत दे रहे हैं। मैं खड़ा हो गया। शियाओ दाओ शिनई, घर की रक्षा करना। मैं बाहर का कचरा साफ करके आता हूँ। भारी टाइटेनियम दरवाजा धीरे धीरे खुला। मैं अकेला बाहर निकल आया। लॉन्गवू हंसा। आखिर मरने बाहर आ ही गया। भाइयों हमला करो। बाकी बचे 200 से अधिक गुंडों ने देखा कि मैं अकेला हूँ। वे तुरंत हथियार उठाकर मेरी ओर दौड़ पड़े। मैं शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे सिर उठाया। मेरे बाएं पैर पर बना पूर्व सम्राट ताई का टोटेम चमक उठा। गहरे सुनहरे प्रकाश का विस्फोट हुआ। ऐसा तापमान फूटा जो मानो सारी दिशाओं को जला सकता था। मैंने जोर से जमीन पर पैर पटका। धड़ाम। सुनहरे अग्निसागर की लहर चारों दिशाओं में फैल गई। सबसे आगे दौड़ रहे दर्जनों गुंडे आग को छूते ही उछलकर दूर जा गिरे। जमीन जलकर काली हो गई। लोहे के हथियार पिघलकर द्रव बन गए। भयानक तापमान ने सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वे मेरे पास आने के भी योग्य नहीं थे। सिर्फ एक हमले में 200 से अधिक गुंडों का मनोबल पूरी तरह टूट गया। पूरा मैदान खाली हो गया। अब केवल लॉन्गवू अकेला खड़ा था। उसके पैर कांप रहे थे। अचानक वह घुटनों के बल गिर पड़ा। राक्षस, तू आखिर है क्या? मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अब डर लग रहा है? बहुत देर हो चुकी है। लॉन्गवू की मानसिक रक्षा पूरी तरह टूट चुकी थी। असंभव। मैं एस ग्रेड जागृत हूँ। मैं तुमसे हार नहीं सकता। उसकी आंखों में पागलपन चमक उठा। उसने अचानक अपनी जीभ काटी। रक्त की एक बूंद अपने सीने पर बने रक्त अजगर टोटेम पर फेंकी। एक अमानवीय गर्जना गूंज उठी। उसका शरीर बदलने लगा। हड्डियां लंबी होने लगी। त्वचा पर शल्क उगाए। कुछ ही क्षणों में वह 20 मीटर से भी लंबा विशाल रक्त अजगर बन गया। उसका शरीर पानी की टंकी जितना मोटा था। एस ग्रे टोटेम, पूर्ण जागरण रूप। मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। रक्त अजगर ने अपना विशाल मुंह खोला। वह एक कार को भी पूरा निगल सकता था। भयंकर दुर्गंध और हवा के झोंके के साथ वह मेरी ओर झपटा। जमीन के पत्थर तक उसके मुंह में खींचने लगे। मैं हंस पड़ा। सिर्फ बड़ा होने से क्या होता है? मैंने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया। महान संत, युद्ध का परम शरीर। मेरे दाएं पैर पर बना महान संत सुन वुकोंग का टोटेम सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। एक अदम्य स्वर्ग और पृथ्वी को दबा देने वाली युद्ध इच्छा आकाश तक पहुंच गई। अगले ही क्षण मेरा पूरा शरीर सुनहरी आभा से ढक गया। हड्डियां गरजने लगी। रक्त ड्रैगन की तरह बहने लगा। मेरे पीछे एक महान योद्धा की दिव्य छाया प्रकट हुई। उसने स्वर्ण कवच पहन रखा था। सिर पर स्वर्ण मुकुट चमक रहा था। जब उसकी सुनहरी आंखें खुली तो ऐसा लगा मानो आसमान की काली धुंध तक तलवार से चीर दी गई हो। आग जैसी चमक चारों ओर फैल गई।